नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की, जिनकी सेट पर फांसी उन्होंने क्यों लगाई, किन हालातों में लगाई, इसकी जांच चल रही है। पुलिस जो है काफी तेजी से इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन इसे लव जिहाद कहकर सख्त कानून पर विचार करने की बात कर रहे हैं। तुनिशा का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा, इस पर देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान ने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को धोखा दिया। उसके और भी महिलाओं से संबंध थे, ये आरोप तुनिशा की मां ने लगाए हैं। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। इस बीच आरोपी शिजान की बहन बयान दर्ज कराने वाले पुलिस स्टेशन पहुंची। तुनिशा अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ। काफी तनाव में थी, इसीलिए ये कठोर कदम उठाया। पुलिस की जांच अब तक इतना ही कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई। शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। तुनिशा की मां की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शिजान की गिरफ्तारी हुई और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 2 प्रेमियों के बीच बात क्यों और कहां बिगड़ी, ये जांच का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। तुनिशा शर्मा की जो मौत है और लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है, दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मंगलवार शाम 4 बजे मीरा रोड में तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। मैं अभी जे जा रहा हूँ, वहाँ से हम लोग तुनिशा की बॉडी को मीरा रोड शिफ्ट करेंगे, फिर मीरा रोड मॉर्चरी में रखेंगे। कल मॉर्चरी से हम घर लेके आएंगे, उसके बाद घर से फिर अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे। मीरा रोड में ही होगा कल 4 बजे। सूत्र बताते हैं कि शिजान ने पूछताछ में एक्ट्रेस के साथ अफेयर की बात कबूली है। इसके साथ ही धर्म और उम्र का हवाला देकर रिलेशनशिप से पीछे हटने की बात भी कही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले के बाद तुनिशा और शिजान के रिश्ते बिगड़ गए थे। मुंबई से सटे मीरा रोड की इसी बिल्डिंग इंद्रप्रस्थ में अपनी मां के साथ रहने वाली एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा 20 साल की थी। शिजान की उम्र 28 साल है। 6 महीने पहले दोनों रिलेशनशिप में आए थे। 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ। सूत्र बताते हैं कि खुदकुशी वाले दिन शिजान और तुनिशा ने एक साथ लंच भी किया था और तुनिशा उस दिन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेकअप रूम में ही तुनिशा ने फांसी लगा ली। दोनों के बीच बातचीत को खंगालने के लिए दोनों के फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। तुनिशा के कपड़े और गहने भी फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस की जांच इस ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनके कदम की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा से भाईचारे का पैगाम बांटने में लगे राहुल गांधी ने फिर एक उदार राजनीतिक मुद्रा दिखाई है। सोमवार को उन्होंने कई लोगों को श्रद्धांजलि दी, इनमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। राहुल गांधी उनके स्मारक सदैव अटल गए और उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। अब इसकी तरह तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं, इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। राहुल गांधी की सोमवार की सुबह पुरखों को श्रद्धांजलि देते गुजरी। वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम की समाधि पर तो गए ही, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाना जरूरी माना। ये अलग बात है कि बीजेपी इसे राहुल की विचारधारा का बदलाव बता रही है। गांधी ने सुबह सुबह जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जाके उनको अच्छा है। श्रद्धेय अटल जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे और अटल जी को सभी लोग चाहते हैं और अच्छा है उनकी विचारधारा में परिवर्तन। अटल बिहारी वाजपेयी को संघ, जनसंघ और बीजेपी की विरासत के बावजूद दलों और घटकों के बाहर एक बड़ी स्वीकृति हासिल रही।
वो ऐसे उदार नेता माने गए जिनका हर दल के लोग सम्मान करते रहे। उनके युवा दिनों में जवाहरलाल नेहरू ने उनकी वक्तृता की तारीफ की थी। खुद बांग्लादेश युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की सराहना की। नरसिंह राव और चंद्रशेखर जैसे विरोधी नेताओं से उनके बहुत आत्मीय संबंध रहे। राम मंदिर आंदोलन के समय उन्होंने अपने अकेले पड़ते जाने की बात भी कही। एनडीए के गठन के समय दूसरे दल बीजेपी के साथ अटल जी के नाम पर ही जुड़े। कांग्रेस भी मानती है कि अटल बाकी बीजेपी से अलग रहे। वो भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर राहुल जी गए, और मैं खुद भी मानता हूं कि अटल जी की कुछ बातें थी, वो बातें भले ही विचारधारा से हम अलग थे, पर कुछ बात मुझे भी पसंद है। इन्होंने प्योरिटी इन द इलेक्शन, माने चुनाव में पवित्रता की बात की। तो अटल जी की भावना का अपमान करने वाली भाजपा अटल जी के सम्मान के लिए क्या बात हमें सिखाएगी। लेकिन ये सच है कि इसके पहले किसी कांग्रेस नेता के वाजपेयी की समाधि पर जाने की बात याद नहीं आती। यहाँ वो फर्क है जो राहुल ने पैदा किया है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को वो लगातार संकीर्ण राजनीति से ऊपर रखने की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति से भी परहेज किया। कांग्रेस तो उनमें बिल्कुल संत देख रही है। राहुल गांधी जिस तपस्या को लेकर चल रहे हैं, तपस्वी इन सब बहस से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। मैं नहीं मानता कि किसी तपस्वी को आप बांध सकते हो कि साहब आप इसी दल के हो तो आप इसी दल की बात करो। तपस्वी को आप दल या दलदल से बहुत ऊंचा मान पाओगे, और राहुल गांधी उस ऊंचाई को पा चुका है। बहरहाल इसमें संदेह नहीं कि तनाव और टकराव की राजनीति के इस चरम दौर में राहुल गांधी ने उदार राजनीति की उस विरासत को फिर से आवाज दी है जिसकी इस देश को जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ राहुल गांधी नफरत और डर के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं नफरती बयान सामने आया है भोपाल से बीजेपी की सांसद और आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर का, जिन्होंने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। अब उनके निशाने पर है तथाकथित लव जिहाद। उनकी सलाह है कि घरों में चाकुओं की धार को तेज कर दिया जाए। ये बात उन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा में कही है, जहां की कुछ ही वक्त बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं कर्नाटक में। उससे पहले ये विवादित बयान सामने आया है प्रज्ञा ठाकुर का। और प्रज्ञा ठाकुर ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का कोई विवादास्पद बयान उन्होंने दिया है। वो संसद में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं। उनके एक बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब उनके इस नए बयान पर काफी विवाद हो रहा है। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो ये है बीजेपी की सांसद जो कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेने के लिए उकसाती हुई दिख रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी किसी निर्दलीय को समर्थन देकर परोक्ष रूप से मेयर का चुनाव लड़ सकती है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि इस बारे में अभी घोषणा करेगी। इस बीच मेयर चुनाव से पहले बीजेपी ने दांव चला है। मुंडका से निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल ने सोमवार को अपने नामांकन दाखिल कर दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को अंदेशा है कि बीजेपी अपनी ओर से कोई प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वे भी अपनी तरफ से कोई ना कोई जो है एक प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारने की कवायद में है, मगर आम आदमी पार्टी की मेयर बनना निश्चित है। गुरुवार को बीजेपी ने दावा किया था कि वो मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है। हम लोग
बता चुके हैं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेयर का चुनाव है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वॉक ओवर देंगे यानी कि आम आदमी पार्टी को नहीं कर रहे हैं। अरे वाकओवर का कहां, उनके पास मेजोरिटी है, क्या वाकओवर की कहां से बात आ रही है? लोगों ने उनको मेजोरिटी दी है, वो मेयर बनाए, अपना डिप्टी मेयर बनाए। जबकि सोमवार को बीजेपी ने मुंडका से निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल को बीजेपी में शामिल करवाया, जिससे 250 वार्ड की एमसीडी में बीजेपी के पार्षद 105 हो गए। अब वो मेयर के चुनाव को लेकर मंगलवार को घोषणा करने की बात कह रही है। आज तो ज्वाइनिंग को सेलिब्रेट, आखिरी तारीख है, उससे पहले तो करेंगे। बताया ना विजेंद्र जी ने, कल बताया। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत भी है और मेयर चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या भी है। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक या सांसद नहीं टूटते तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन बताने वाली बात यह है कि मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, दल बदल कानून लागू नहीं होता। ये सारी बयानबाजी जोड़, घटा, गुणा, भाग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली के लोग सालों से एमसीडी के लिए एक तरफा फैसला सुनाते आए थे, लेकिन इस बार बहुमत तो आम आदमी पार्टी को जरूर मिला है, लेकिन बीजेपी के भी पार्षद अच्छी खासी संख्या में जीत कर आए हैं। इसलिए ये तय माना जा सकता है कि 5 साल तक हर साल मेयर, डिप्टी मेयर के जब चुनाव होंगे तो इसी तरह की कहानियां, इसी तरह की खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। ऐसे में जो गरीब लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनका सहारा होता है रैन बसेरा, जो इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यहां पर बनाया जाता है। लेकिन दिल्ली में हालात ये हैं कि अब रैन बसेरों में भी लोगों के लिए जगह नहीं है और मजबूरी में वो लोग सर्दी भरी रातें सड़कों पर काट रहे हैं। दिल्ली के रैन बसेरों का हाल दिखा रही है हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा। दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है और इससे जो परेशान है वो लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनको इस तरह के रैन बसेरों में आकर रहना पड़ रहा है। हम ऐसे ही एक रैन बसेरे से अब तक आ रहे हैं। ये दिल्ली सरकार का एक रैन बसेरा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या एम्स के बाहर ये है। यहाँ पर तकरीबन 20 बेड्स हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और यहाँ पर लोग हमें बता रहे हैं कि जैसे ठंड बढ़ती जा रही है ये रैन बसेरे भरते जा रहे हैं और लोगों को इधर घर या लोगों को इधर बसेरा नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग हैं जो रह रहे हैं तकरीबन 20 बेड्स पर और ये लोग अलग अलग शहरों से भी आए हैं यहाँ पर एम्स में इलाज करवाने के लिए, अपना परिवारों के साथ आए हुए हैं और ये एम्स के बाहर इस रैन बसेरे में रह रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ठंड जैसे कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से ये भी जान लेते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या लोगों को लग रहा है, क्या अंदर जो सुविधाएं हैं क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रतिमा देवी, झारखंड से आए हैं। तो कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? 15 दिन से यहाँ पर हैं। तो क्या अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आपको ठंड से बचा रही हैं या अंदर भी ठंड लगती है? नहीं यार, ठंड से बचे हुए हैं, ठंड से बहुत बचे हुए हैं। कम्बल नहीं है तो कम्बल भी दे देते हैं ओढ़ने के लिए, मगर ठंड से बचे हुए हैं। जैसे ठंड बढ़ रही है, क्या ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिनको आप जगह नहीं दे पा रहे? जी मैडम, आदमी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे पास 20 बेड है, 20 बेड पे वही 30 आदमी के लिए हम एक बेड पे 2-2 आदमी एडजस्ट कर देते हैं ठंड के वक्त में भी, और बाकी बात जो आदमी आते हैं वो आगे बड़े कैंप लगे वहाँ भेज देते हैं। तो 20 लोगों की आपके पास जगह है, पर कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? वही 50-60 लोग एक दिन में आ जाते हैं। यहाँ पे 20-30 लोगों की कैपेसिटी है, पर यहाँ पर लोग जितने आ रहे हैं वो 40-50 लोग दिन में आ जाते हैं यहाँ पर बसेरा मांगने के लिए। इसलिए जो बचे हुए लोग हैं उनको आप देख सकते हैं कि उन्हें बाहर सड़क पर सोना पड़ रहा है। उन्हें सड़क पे ही अपने परिवारों के साथ अपना सारा सामान लेकर यहीं पर बैठना पड़ रहा है। ललितपुर से आए, खाने पीने की दिक्कत है, सड़क पे आंखों से दिखता नहीं है और सड़क पे सोना पड़ रहा है। सड़क पे ही सो रहे हैं सब। दोनों आंखों से दिखता नहीं और खराब बता रहे हैं और सड़क पे सोना पड़ रहा है। जगह ही नहीं है, अंदर बोलते जगह नहीं है। बाहर के शौचालय भी दिक्कत कर रहे हैं, बाहर के शौचालय भाई पैसे ले रहे हैं। अच्छा, के शौचालय भी नहीं? हाँ, शौचालय नहीं, पेशाब के लिए भी पैसे ले रहे हैं, लेटरिन के लिए पैसे ले रहे हैं वो लोग। आप बताइए, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैम 1 महीना हुआ है।
सड़क पर ही रह रहे हैं? हाँ, सड़क पे रहते हैं। सड़क पर सोना पड़ रहा है, अपने परिवारों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। मरीज जो हैं उन्हें भी सड़क पर सोना पड़ रहा है। जैसे कि टेम्परेचर्स गिरते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, उन्हें यहाँ रहना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पर उनके पास कोई और चारा नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। सोमवार को माउंट आबू से लेकर ठिठुरती यहां पर लोग नजर आए और यहां पर न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। मदर डेयरी ने एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए और इस साल मदर डेयरी ने 5वीं बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। नई कीमतें आज से लागू भी हो गई हैं। दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। फुल क्रीम दूध जो है 64 रुपए जो मिलता था पहले, वो बढ़कर अब 66 हो गया है। टोन्ड 51 से बढ़कर 53 हो गया है। डबल टोन्ड 45 से बढ़कर 47 हो गया है। और पिछली बार अगर बात करें तो 21 नवंबर को दाम बढ़े थे और इस साल लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है कि दाम बढ़ाए गए हैं।